नमस्कार भारतवासियों एवं सोशल मीडिया पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे। आज भारत के संविधान के ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत 1858 से 1919 तक ब्रिटिश साम्राज्य यानी कंपनी शासन का अंत तक का हम व्याख्यान करेंगे। जो इसमें कौन कौन सा अधिनियम आएगा उसका व्याख्यान मुख्य रूप से होगा, और जो व्याख्यान मैं करूँगा वह इस किताब से होगा, भारत के संविधान, डॉक्टर जयनारायण पांडे इनके द्वारा लिखित इस पुस्तक में जो लिखे हैं उन्हीं का मैं पठन कार्य करूँगा, और उसमें जहाँ जहाँ मेरे तरफ से क्या अच्छा है वो हम उसको रुक रुक में वो पॉइंट बताऊँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके पहले जो भी चीज़ आ रहा था वो एक्ट और राजलेख आया था, वो ब्रिटिश के तहत था। अब 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया, भारत सरकार के नाम से। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने जिस उद्देश्य से दोहरी सरकार की स्थापना की थी वह पूरा न हो सका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका। कंपनी की सरकार एक गैर जिम्मेदार सरकार की तरह काम करती रही। कंपनी की सरकार एक गैर जिम्मेदार सरकार की तरह काम करती रही। ब्रिटिश संसद भी उक्त भारतीय व्यवस्था को अच्छा नहीं समझती थी। इंग्लैंड की सम्राट भी इसके विपरीत थी। इंग्लैंड की सम्राज्ञी भी इसके विपरीत थी, यानी वहाँ की महारानी। इस समय जब परिस्थितियां कंपनी के विरुद्ध थी तो 1857 की राज्य क्रांति हुई, जिसने कंपनी के शासन को एक तरह से समाप्त कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के ऊपर नियंत्रण करे कि आपको व्यापार कैसे करना, आपको शासन कैसे करना है, परंतु पूर्णतः नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के ऊपर नहीं रख पाया और सरकारी काम न करके गैर जिम्मेदार सरकार की तरह काम करते रहा। उसके बाद मेन रूप से 1857 की विद्रोह हो गई। जब विद्रोह हो गई भारत में, तो ब्रिटिश संसद और वहाँ की महारानी को शासन लेने का अनुरूप समय मिला। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री पामस्टन ने संसद के समक्ष कंपनी का शासन समाप्त करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने कंपनी के प्रशासन की त्रुटियों को एक पंक्ति में ही व्यक्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था उत्तरदायित्वहीन, असुविधाजनक, क्लेशकर और जटिल हो गई है। दुर्भाग्यवश पामस्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक पारित न हो सका। यानी वहाँ के प्रधानमंत्री पामस्टन जो थे विधेयक लाए ये सब सारी चीज़ों के लिए, उत्तरदायित्वहीन, असुविधाजनक, जो कंपनी पर शासन के बारे में बताना चाहते थे, वो पारित नहीं हुआ, वो बिल पारित नहीं हुआ। किंतु आने वाली सरकार को उन्हीं नीतियों का अनुसरण करना पड़ा। एक दूसरा विधेयक संसद में पेश किया गया जो 1858 में एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया। यानी ओरिजिनल नाम भारत सरकार अधिनियम 1858 का है, इंग्लिश में नेम इसको कहते हैं 1858 में एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से पारित किया गया। 1858 के अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथ से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया। यानी 1858 के जो अधिनियम आया संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया,
ये भारत के शासन कंपनी से सीधे लेकर ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में दे दिया गया। भारत का शासन इंग्लैंड की सामग्री सम्राट के नाम से किए जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिए गए, जो 15 सदस्यों की एक परिषद, जिसे भारतीय परिषद कहते थे, की सहायता से भारत का प्रशासन चलाता था। यानी सम्राट जो था भारतीय परिषद में 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 7 निदेशक बोर्ड द्वारा। यानी इस परिषद में, भारतीय परिषद जो था उसमें 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होता था और 7 निदेशक बोर्ड द्वारा। इनमें से 9 सदस्य ऐसे होते थे जिनका भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव रहा हो। परिषद राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वह इस परिषद का अध्यक्ष होता था। राज्य सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा प्रति वर्ष संसद के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। उसे भारत के नैतिक एवं भौतिक विकास की रिपोर्ट भी संसद को देनी होती थी। यानी अब जो भी काम हो रहा है वो कंपनी अब नहीं देखता है, वो भारत सचिव राज्य सचिव के रूप में यहाँ जो काम कर रहे थे, भारत के राज्य सचिव के रूप में, वो सारा काम देखना होता और प्रशासन भी और कर भी, वो सारा चीज़, सारा रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करना पड़ता। भारत में स्थित गवर्नर जनरल की परिषद को विधि सदस्य तथा एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होने लगी। गवर्नर जनरल की भी नियुक्ति उसको भी ब्रिटिश के सम्राट के द्वारा ही नियुक्त की गई। भारत के राज्य सचिव को एक निकाय, निगम, बॉडी, कॉर्पोरेट घोषित किया गया, जिसके फलस्वरूप उसे वाद चलाने तथा उस पर वाद संरक्षित किए जाने का प्राधिकार भी प्राप्त हो गया। भारत के प्रशासन का ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरण का कार्य इंग्लैंड की सामग्री की एक राजकीय घोषणा के द्वारा किया गया। इस घोषणा का भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। श्री GNC के अनुसार सन 1858 के अधिनियम ने भारतीय इतिहास के बड़े भारी युग को समाप्त कर नए युग का सूत्रपात किया, जिसमें भारतीय शासन इंग्लैंड के सम्राट के हाथों में आ गया। श्री GNC के अनुसार उन्होंने क्या कहते हैं 1858 के अधिनियम के बारे में? उन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहास में एक बड़ा भारी युग को समाप्त कर दिया और नया युग सूत्रपात किया गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के हाथ से शासन इंग्लैंड के सम्राट, ब्रिटेन की सम्राट के हाथों में आ गया। इतना बड़ा अधिनियम पारित हुआ। भारत के राज्य सचिव की परिषद उस पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, किंतु कालांतर में परिषद की शक्ति घटती गई और राज्य सचिव सर्वशक्तिमान बन गया। राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, अतः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। यानी राज्य सचिव था जो एक संसद सदस्य यानी सांसद होते थे, और मंत्रिमंडल यानी आज के हिसाब से देखो तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल के सदस्य कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल उनका बराबरी का उनका दर्जा होता था। ब्रिटिश संसद भी इस ओर से उदासीन रही। इस प्रकार भारत के प्रशासन का पूर्ण प्राधिकार राज्य सचिव के हाथों में आ गया, लेकिन भारत से 6000 मील की दूरी पर इंग्लैंड में बैठकर भारत का शासन सूत्र संभालना उसके लिए संभव नहीं था। यानी जो भारत सचिव था वो भारत में नहीं आता था, वो सिर्फ इंग्लैंड में ही रहता था, यहाँ कभी भी विजिट हो सके। फलतः भारत की सरकार के ऊपर राज्य सचिव का नियंत्रण नाम मात्र का ही था। यानी कागजी के रूप में उसका अधिकार बहुत था, ऐसे फील्ड
यानी भारत के स्तर पर उसका पूर्णतः नाम ही मात्र का था उनका अधिकार। सन 1857 की राज्य क्रांति का मुख्य कारण यह था कि शासित तथा शासक के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं था। प्रशासन एवं विधि निर्माण के कार्यों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त था। इसलिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के विचारों तथा इच्छाओं को जानने का अवसर नहीं मिल पाता था। जन विद्रोह इस गलतफहमी का एक परिणाम था। विधि निर्माण की प्रणाली भी त्रुटिपूर्ण थी। भारतीयों को विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद ही अन्य प्रांतों के लिए भी विधि बनाती थी। विधानसभा को न तो प्रांतों की क्षेत्रीय परिस्थितियों का पूरा ज्ञान ही था और न ही इसे इनके लिए विधि बनाने का समय ही मिल पाता था। इस पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता था। प्रांतों के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा उनके प्रत्येक क्षेत्र में अबाध रूप से हस्तक्षेप करना खलता था और इस प्रकार जनता और प्रांतीय सरकारों में असंतोष बढ़ गया था। इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 सन 1861 के अधिनियम ने भारत में प्रांतीय संस्थाओं को प्रारंभ किया। श्री GNC के अनुसार 1861 का अधिनियम भारत का संवैधानिक विकास में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्वप्रथम, इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों को सहयोग प्रारंभ किया और दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया और इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता की नींव डाली, जिसकी परिणति 1919 में हुई। गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को नामनिर्दिष्ट नॉमिनेट करने की शक्ति भी प्रदान की गई। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया। 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। इनमें से 3 संसद प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त बैरिस्टर होना आवश्यक था। राज सचिव सर्वोच्च सेनापति को ब्रिटिश सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त थी। यानी 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद यानी उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान थी। अभी इस समय तो मान लीजिए गवर्नर जनरल नहीं है, वाइसराय है। इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या को भी बढ़ा दिया गया। ऐसे सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 तक हो सकती थी। इन्हें अपर सदस्य एडिशनल मेंबर कहते थे। ऐसे नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। विधान परिषद की शक्ति अत्यंत सीमित थी। सार्वजनिक ऋण या राजस्व, धर्म तथा सैनिक मामलों से संबंधित विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते थे। गवर्नर जनरल को विधानसभा द्वारा पारित विधियों को वीटो करने की शक्ति भी प्राप्त थी। वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकृत कर सकती थी। यानी गवर्नर जनरल विधानसभा द्वारा पारित कोई भी वीटो उस विधि हो उस पर वीटो भी लगा सकता था और अध्यादेश भी जारी करता था। इस सदन में विधानसभा द्वारा पारित ब्रिटिश संसद में उस विधि को अस्वीकृत भी कर सकती थी। उनके ब्रिटिश संसद में यहाँ से पास होकर गया तो वहाँ से वो स्वीकृत हो सकती थी। इस अधिनियम ने मद्रास तथा बंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। यानी इसी अधिनियम में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास और बंबई की विधानसभा अपने से विधि बना सकते हैं, यानी कानून बना सकते हैं। गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्मित विधियों को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों की स्थापना करने, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार प्राप्त था। इन सब परिवर्तनों के बावजूद इस अधिनियम में अनेक त्रुटियां रह गई थी। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप
गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार मिल गए थे। परिषदों के सदस्यों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये विधेयकों पर प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। गैर सरकारी सदस्य देशी राज तथा जमींदार होते थे। उन्हें विधि का कोई ज्ञान नहीं होता था और न ही वे भारत के लिए बनाई जाने वाली विधियों में कोई दिलचस्पी ही लेते थे। इस प्रकार भारतीयों को इस अधिनियम से कोई लाभ न हो सका। इस समय देश का राजनीतिक वातावरण काफी विस्फोटक बन चुका था। 1857 की राजक्रांति ने राष्ट्रीयता का जो बीज बोया था वह जोर से पनप रहा था। शिक्षा के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ चुकी थी। भारतीय समाचार पत्रों और देसी भाषाओं के विकास ने इसमें पर्याप्त योगदान दिया। अंग्रेजों की दमन नीति ने आग में घी का काम किया। सब ओर से एक ही मांग की जाने लगी कि भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण के कार्यों में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसी वातावरण में सन 1885 में सर ए.यू. हुम द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने अपने पहले अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके वर्तमान सरकारी ढांचे के विरुद्ध असंतोष जाहिर किया। उसमें परिवर्तन करके भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की। अब 1861 के अधिनियम जब पारित होने के बाद बहुत से देश में हलचल पैदा हुए। देश को लेकर, राष्ट्रीयता के भावना को लेकर। इसमें इस संविधान की दृष्टि से है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पाठ है। उसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे इस बुक में इतिहास की दृष्टि से, तो काफ़ी विस्तृत इस पर विवरण हम देंगे। अभी तो इसमें इतिहास संविधान है, तो थोड़ा सा है, क्या क्या मेन पार्ट क्या क्या हो रहा है वही बताएंगे। भारत के वायसराय लॉर्ड डर्फिन ने उक्त परिस्थितियों में सुधार अपरिहार्य समझा। सन 1882 में इन सुधारों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। समिति की रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी गई। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जो 2 वर्ष पश्चात पारित हुआ। यह विधेयक भारत परिषद अधिनियम 1892 कहलाया। यानी 1861 के बाद दूसरा विधेयक आया 1892। अब देखते हैं 1892 का विधेयक क्या कहता है। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। यानी इस अधिनियम 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या जो कम था उसको बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 अतिरिक्त सदस्य होंगे। पहले कितने थे? 6 और 12, अधिक से अधिक 12। अभी कितना बोला है? अधिक से अधिक 16। गवर्नर जनरल को उनको नामांकित करने के नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त था। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। भारतीय सदस्यों को वो प्रश्न जब पूछे तो उसका जवाब दे या ना दे, वो उस पर निर्भर करता था। मद्रास और बंबई के विधान परिषदों में 8 से लेकर 20 तक, बंगाल में अधिकतम 20, उत्तर पश्चिम प्रांतों और अवध में 15 सदस्य होते थे। परिषदों के अतिरिक्त सदस्य स्थानीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, राज्य, जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं आदि द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। उसके पश्चात उन्हें परिषदों में नियुक्त किया जाता था। यह सच है कि इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली, फिर भी इसमें अनेक त्रुटियां थी। प्रथम, निर्वाचन की पद्धति अन्यायपूर्ण थी और निर्वाचित व्यक्ति वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जनता के कुछ वर्गों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जबकि कुछ वर्गों को बिल्कुल ही नहीं। बंबई विधान परिषद में
यूरोपियन व्यापारियों को 6 स्थान प्राप्त थे, किंतु भारतीय व्यापारियों को एक भी नहीं। दूसरा यह कि विधान परिषद की विधायी शक्ति अत्यंत सीमित थी और सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तीसरे यह कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। केंद्रीय विधान परिषद के में 20 में से केवल 6 सदस्य गैर सरकारी होते थे और 14 सदस्य सरकारी। पंजाब का कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था, न केंद्रीय विधान परिषद में और न प्रांतीय विधान परिषद में। गैर सरकारी सदस्य विधेयक में संशोधन नहीं करा सकते थे, अतः उनको दिए गए बहस के अधिकार बेकार थे। चौथा यह कि प्रांतीय परिषद इतनी छोटी थी कि वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। बंगाल के 70 लाख लोगों के लिए 7 सदस्य परिषद में थे। यद्यपि यह अधिनियम भारतीय जनता की सभी मांगों को पूरा नहीं कर सका, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में निर्वाचन की पद्धति स्वीकार करके और विधान परिषद का कार्यपालिका के ऊपर कुछ नियंत्रण स्वीकार करके इस दिशा में होने वाले विकास को अधिक गति प्रदान करने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुआ। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो में देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। नमस्कार।